वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी मैट्रिक और इंटर वाले सभी विद्यार्थी अपने पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे, ठीक इसी प्रकार मैं एक टॉपिक लाया हूं। इससे भी एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं और इस टॉपिक से भी 2-4 मार्क्स के प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द से भी टॉपिक में बार बार आता है कि ये शब्द देशज है, विदेशज है, अर्थ की दृष्टि से कितने शब्द होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न लगातार एग्जाम में बने होते हैं। तो ठीक देखते हैं और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हर एक प्रकार के शब्दों के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम मेरा क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द देखिए, वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी वर्ण या अक्षर को आपस में जब सार्थक यानी कि सही क्रम में जब मिलाएंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा। सर अक्षरों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अगर अक्षरों को भी मेल करेंगे तो शब्द बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे का हमारा वर्ण है, म है और ला है, ये तीनों के तीनों वर्ण है। लेकिन जब इसको सार्थक रूप से मिलाया गया तो एक शब्द का निर्माण हुआ जो क्या बना, कमल। तो इसी प्रकार रा जोड़ मा जोड़ ना तो क्या बनेगा, रमन। तो ये भी एक प्रकार का शब्द है। घर तो घा जोड़ रा तो दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने हैं और सार्थक क्रम में मिलाने के क्रम से ये बना घर, जहां पर हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा निवास स्थान होता है, उसे घर कहते हैं। तो घर भी एक अपना अर्थ दे रहा है और अर्थ देगा तो ये सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कुछ शब्द के उदाहरण दे दिए, जैसे कमल हो गया, गाय हो गया, रतन हो गया, मोहन हो गया, गाड़ी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, घर हो गया, दरवाजा हो गया, मकान हो गए। तो ये सभी के सभी शब्द हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक निश्चित अर्थ निकलता है और निश्चित अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं सार्थक शब्द। तो अर्थ की दृष्टि से देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर हमारे शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं या उसके कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से शब्द जो होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। यानी कि जो एक निश्चित अर्थ देता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं और जो कोई निश्चित अर्थ नहीं देता है यानी कि कोई भी अर्थ नहीं देता है तो वो कहलाते हैं आपके निरर्थक शब्द। यानी सार्थक शब्द जो निश्चित अर्थ देगा वो सार्थक शब्द कहलाएंगे और जो कोई अर्थ नहीं देगा वो निरर्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कलम कलम, ये लिखने की एक वस्तु है बाबू। तो लिखने की वस्तु है, कलम क्या है, एक लिखने की वस्तु, तो एक निश्चित अर्थ दे रहा है ना। उसी प्रकार नमक एक खाने योग्य सामग्री है, खाने योग्य वस्तु है, तो ये भी अपना एक पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक उसी प्रकार घर, तो घर जहां हम रहने का स्थान यानी कि जहां हम लोग रहते हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, उसे ही घर कहते हैं। तो घर भी एक अपना अर्थ दे रहा है। तो जो अपना पूरा सटीक अर्थ देगा, निश्चित अर्थ देगा, तो वो कहलाते हैं सार्थक शब्द। अब आते हैं कुछ निरर्थक शब्दों के एग्जाम्पल। तो जैसे हम न मा का नमक के बजाय न का मा नकम लिख देते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे किताब के बजाय अगर की बाकर बात लिख दें कि बात, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है और जो कोई अर्थ नहीं देते हैं उसे कहा जाता है निरर्थक शब्द। और निरर्थक शब्दों को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया। यानी कि हमें शब्द के बारे में जितने भी शब्द के बारे में पढ़ेंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, सार्थक होंगे। यानी कि हमें शब्द के बारे में, सार्थक शब्दों के बारे में ही पढ़ना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आधार पर यानी कि मैंने पहले बताया कि अर्थ के आधार पर दो प्रकार के, एक सार्थक एक निरर्थक। ठीक उसी प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव,
तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। तो एक एक प्रश्न को और एक एक टॉपिक को बारी बारी से समझते हैं और ध्यानपूर्वक से देखते हैं। पहला आपका शब्द आ गया आपका तत्सम, यानी कि संस्कृत के जितने भी शब्द जो बने हैं प्राचीन काल से और आज भी उसी रूप में उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वे सभी के सभी शब्द जो हैं तत्सम शब्द कहलाएंगे। यानी कि संस्कृत रूप में आज भी उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे के वैसे ही रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सभी के सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। जैसे गृह पहले भी बोलते थे और आज भी इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तत्सम शब्द है। उसी प्रकार सर्प, उसी प्रकार अश्व, उसी प्रकार गज, उसी प्रकार कर्पूर, ये सभी के सभी जो शब्द है तत्सम शब्द है, क्योंकि ये सभी संस्कृत भाषा से उसी रूप में आए हैं और उसी रूप में आज भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी शब्द जो है तत्सम शब्द के उदाहरण है। तो तद्भव अगला जो आता है, दूसरा आता है आपका तद्भव। दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद आपका तद्भव है। तो तद्भव के बारे में समझ लेते हैं। तो संस्कृत के बिगड़े रूप को ही कहा जाता है तद्भव, यानी कि तद्भव तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को भी क्या कर सकते हैं? तद्भव कह सकते हैं। तो तद्भव के कुछ जैसे गृह, पहले के डेट में हम इसे गृह कहते थे, लेकिन आज उसका बिगाड़ कर नाम हम रख दिए हैं घर। उसी प्रकार पहले सर्प बोलते थे और आज उसे हम सांप बोलते हैं। पहले अश्व बोलते थे और आज उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है घोड़ा हो गया है। पहले गज बोलते थे और आज उसका रूप बदलकर हाथी हो गया है। पहले कर्पूर कहते थे और आज उसी प्रकार कपूर कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार मतलब कि तत्सम के तद्भव शब्द में रूपांतरित हो गया है। तो तत्सम के तद्भव यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। जैसे गृह से घर बन गया, सर्प से सांप भर गया, और अश्व से घोड़ा बन गया, और गज से हाथी बन गया, कर्पूर से कपूर बन गया, और इसी प्रकार कई ऐसे शब्द हैं जैसे सिंह से शेर हो जाता है, पुस्तक से आज के डेट में किताब हो गया। तो ये सभी के सभी तत्सम के तद्भव शब्द हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है देशज। देशज किस शब्द को कहा जाएगा? तो देश के बोलचाल में जो भाषा या जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं वही शब्द कहलाते हैं आपका देशज शब्द। देशज क्या होता है? देश में बोलचाल की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे कहा जाता है देशज शब्द। जैसे लोटा, थाली, बाल्टी, ढक्कन, सड़क, ये सभी के सभी देशज शब्द के उदाहरण है। फिर अगला बढ़ते हैं। चौथा इसका भेद है आपका विदेशज। विदेशज क्या है? विदेश से लिए गए शब्द या विदेश से आए शब्द को ही कहा जाता है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द के रूप में देख लेते हैं। जैसे कॉलेज, ये हमारा देश का भाषा के या हमारे देश के शब्द नहीं है, ये विदेश से भाषाओं के शब्दों से लिया गया है। और ये कॉलेज यानी कि कॉलेज जो है एक विदेशी भाषा का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार स्कूल हो गया, मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, ये सभी के सभी विदेशज शब्द से आए हैं। आगे बढ़ते हैं कि बनावट के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो मैं बताता हूँ कि शब्द के 3 भेद होते हैं। क्या के आधार पर? बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तीनों को बारी बारी से बेहतर ढंग से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? यानी कि वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर या खंडित करने पर वो अपना अर्थ को क्या कर देता है? खो देता है। तो उस तरह के शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में हम देखिए एक शब्द लिए हैं घर लिए हैं। अगर इसको तोड़ दिया जाए घा और जोड़ रा, अगर खाली घा बोलेंगे तब भी पूरा अर्थ नहीं देगा और खाली रा बोलेंगे तब भी पूरा अर्थ नहीं देगा, है ना। अगर अगला देखिए, अगला शब्द है मकान। अगर माँ और कान अलग कर दे तो देखिए माँ कहेंगे और कान
तो देखिए यह अर्थ पूरा प्रकट नहीं कर पाता है ना। उसी प्रकार कलश, उसी प्रकार भवन, ये सभी शब्दों को अगर आपस में तोड़ दिया जाए या विभक्त कर दिया जाए किसी स्थान से, तो ये अर्थ अपना नहीं दे पाएंगे, और इस प्रकार के शब्दों को रखा गया है रूढ़ शब्द के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं यौगिक, यानी कि वैसा शब्द जिसे तोड़ भी दे, यानी कि दो भागों में डिवाइड भी कर दे, फिर भी ये पूरा का पूरा अर्थ जितना पहले दे रहा था उतना बाद में भी देगा, तो वैसे शब्द को कहा जाता है यौगिक शब्द। यानी कि जिसे तोड़ने पर भी वो पूरा का पूरा उतना ही अर्थ देगा, तो उसे कहा जाता है यौगिक शब्द। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक शब्द मैं लिया हूं हिमालय, तो हिम जोड़ आलय, तो हिमालय मतलब कि बर्फ का घर, और हिम मतलब बर्फ, अवाले मतलब घर। देखो टूटने पर भी उतना का उतना ही अर्थ दे रहा है। उसी प्रकार रसोई घर, यानी रसोई अजोड़ घर, तो रसोई मतलब कि जहाँ खाना पकता है, और घर मतलब गृह, यानी कि भोजन बनाने का गृह को ही कौशी कहा जाता है, रसोई घर। यानी इसे तोड़ते भी हैं फिर भी उतना ही अर्थ देता है। तो जिस शब्द को तोड़ने पर या विभक्त करने पर उतना ही अर्थ देता है, तो उस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, यानी ज्ञान का भवन, यानी जहां हमें ज्ञान अर्जित होता है, तो उसे ही तो कहा जाता है विद्यालय, विद्या का आलय। आगे बढ़ते हैं तीसरा भेद पर। तीसरा भेद क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ क्या कहते हैं सर? तो इसे भी तोड़ने पर उतना अर्थ देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष अर्थ भी प्रकट करता है। तो इस प्रकार के शब्द को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द, यानी कि अर्थ देगा, जुटे भी रहेंगे, यानी दो यौगिक शब्द को आपस में जोड़ेंगे तब हमारा बनता है क्या? योग रूढ़ शब्द। ये भी एक प्रकार के यौगिक शब्द ही है, लेकिन ये यौगिक शब्द होने के बावजूद भी एक तीसरा अर्थ प्रकट करता है या एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नीलकंठ। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो बताइए नीला कंठ किसका है? तो अर्थात शिव जी के कंठ जो है नीले हैं, तो उसे नीलकंठ भी कहा जाता है। अब नीलकंठ तो बोल दिए, नीला है कंठ, यानी कि नीला कंठ, नीला है कंठ, तो दो कंपाउंड शब्द से जुटे हुए हैं, दो यौगिक वर्ड से जुटे हुए हैं, तो ये यौगिक शब्द है। लेकिन अर्थ क्या दे रहा है कि नीलकंठ कहा किसको जा रहा है? तो शंकर जी को। उसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो किनका उदर लंबा है? तो गणेश जी को। तो तीसरा एक अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट किया कि नहीं? तो जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं आपके योग रूढ़। आगे है बीना पानी, यानी बीना है जिनके हाथों में, तो किनके हाथों में बीना है भाई? तो बीना है हमारे सरस्वती की, है ना। और उसी प्रकार दशानन, 10 आनन है जिसका, यानी कि जिसके सर 10 गो हैं, तो 10 गो सिर किसका है? तो रावण का। तो एक तीसरा अर्थ और एक विशेष अर्थ प्रकट किया कि नहीं किया? तो जो एक अलग विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो इस प्रकार के शब्द को या इस प्रकार के यौगिक शब्द को कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जैसा बताया कि बीना पानी, बीना जोड़ पानी, यह एक यौगिक शब्द है, लेकिन एक तीसरा अर्थ देता है, जिसके हाथों में बीना हो, अर्थात सरस्वती। उसी प्रकार अगला एग्जांपल, चक्र पानी, चक्र जोड़ पानी, यानी कि जिसके हाथों में क्या हो? चक्र हो। तो किसके हाथ में चक्र है? तो विष्णु जी के। आगे बढ़िए, दशानन, 10 है आनन जिसका, जिसके 10 आनन हो, तो किनके 10 आनन है? रावण के। आगे बढ़िए, पंकज, यानी पंख जोड़ जा, तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाला पुष्प कोई, या कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहा गया है? कमल। चलिए उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देख लिया क्या
कि अर्थ के दृष्टि से दो शब्द होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। उत्पत्ति के दृष्टि से देखें तो उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद बताया गया, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशक और एक होता है विदेशक। फिर उसी प्रकार रूपांतरण या रचना के आधार पर मैंने बताया, तो रूपांतरण या रचना के आधार पर मैंने बताया तीन भेद होते हैं, एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूप। उसी प्रकार आता है रूपांतरण के दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया या उसके कितने भेद होते हैं। तो रूपांतरण के दृष्टि से देखा जाए बउआ तो रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? तो पहला हो गया हमारा विकारी शब्द और दूसरा जो होता है अविकारी शब्द। सर विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जो वचन, लिंग, कारक, काल के अनुसार अपने अर्थ को प्रकट या अपने अर्थ को बदल देता है, उसे कहा जाता है विकारी शब्द। यानी लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना अर्थ बदल देगा तो उसे कहा जाएगा विकारी शब्द। और जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना अर्थ को कभी नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रूप में रहेंगे, उसे कहा जाएगा अविकारी शब्द। तो चलिए विकारी शब्द, तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं सर? तो विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण और चौथा हो गया क्रिया। ये चार जो होते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। यानी विकारी शब्द के चार भेद हो गए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। इसके अंतर्गत जितने भी इसके शब्द होंगे, संज्ञा के जितने शब्द हो गए, सर्वनाम के जितने शब्द हो गए, विशेषण के जितने शब्द हो गए और क्रिया के जितने भी शब्द हो गए, वे सभी के सभी शब्द वाक्य के अनुसार, लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार वो अपने अर्थ को हमेशा बदलते हैं। जब क्रिया एक वचन में हो तो उसका कर्ता भी एक वचन का हो जाएगा, अगर कर्ता बहुवचन में रहेगा तो क्रिया भी कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। अगर कर्ता पुल्लिंग बोध करे तो उसका क्रिया भी कैसा बोध होगा? पुल्लिंग का बोध होगा। जैसे मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ यानी कि लड़का के सेंस में बोल रहा है। अगर कोई लड़की इसी बात को बोलेगा तो मैं जाती हूँ, देखिए तो क्रिया बदल गया कि नहीं बदल गया? यानी लिंग के अनुसार देखिए बदल गया, क्रिया भी बदल गया। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया राम खिलता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, तो राम है खेलता है, तो राम तो है संज्ञा और खेलना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन यहाँ पर कैसा वचन है? राम एक वचन में है, तो खेलता भी है कुछ ही है, ये भी एक वचन फॉर्म में है। आगे है राधा खेलती है और राधा लड़की है, तो इसका देखो क्रिया के अनुसार इसमें चेंजिंग आ गया, ये खेलता के बजाय खेलती हो गई। उसी प्रकार बच्चे यानी कि बहुवचन के सेंस में है, तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो ढेर सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका क्रिया का फॉर्म भी बदल गया है और ये रूप क्या बदल कर आए? बच्चे खेलते हैं। तो देखो ये अपना हमेशा रूप को क्या कर रहे हैं? काल, वचन, लिंग के अनुसार ये हमेशा अपने रूप को बदल रहे हैं और जो अपने अर्थ को बदलते हैं वे सभी के सभी शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत रखे गए हैं संज्ञा अपना फॉर्म को बदल सकता है, सर्वनाम भी अपना फॉर्म को बदलता है, विशेषण भी अपना फॉर्म बदलता है और क्रिया विशेषण भी या क्रिया अपने रूप को बदलता है। किसके अनुसार सर? तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार ये अपने चिन्ह को हमेशा बदलते हैं और जो अपना चिन्ह को बदल देते हैं तो वे सभी के सभी शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। तो समझ में आया कि विकारी शब्द क्या होते हैं? जो अपने रूप को बदलते हैं। सर तो जो अपना रूप को नहीं बदलते उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के सर कितने भेद होते हैं? तो अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। तो अविकारी शब्द के चार भेद कौन कौन है सर? तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो क्रिया विशेषण
जैसे मैं बहुत काम करता हूँ, और लड़की भी इस बात को बोलेगा तो मैं बहुत काम करती हूँ। तो बहुत कभी चेंज हुआ? बहुत जैसे पहले था अभी भी वैसी फॉर्म में है। तो बताइए ये बहुत कभी चेंज नहीं हो सकता है। संबंध बोधक अव्यय, तो संबंध बोधक में जैसे में हो गया, पर हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, से हो गया, ने हो गया। तो ये सारा सभी के सभी कुछ ही है, संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक में जैसे बोलेंगे कि राम फुटबॉल से खेलता है, तो राम फुटबॉल से खेलता है, यहाँ पर से जो आया है। फिर उसी प्रकार राधा राधा पेंसिल से लिखती है, तो से आया। देखिए दोनों सेंस में से कभी बदला, लड़का के सेंस में भी वही है और लड़की के सेंस में भी वही है। ये अपना रूप को कभी नहीं बदला। तो जो अपना रूप को कभी नहीं बदलता है वो कहलाते हैं आभिकारी शब्द। जैसे विस्मयादि बोधक में हे हो गया, तो अच्छा हो गया, नहीं अच्छा नहीं होगा, अच्छा काट लगे। जैसे हे हो गया, अजी हो गया, अरे हो गया। तो ये सारा सेंस जो है विस्मयादि बोधक यानी कि आभिकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने रूप को कभी भी नहीं बदलते हैं, और जो अपने रूप को नहीं बदलते हैं किसके अनुसार? वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार, जो अपना फॉर्म कभी चेंज नहीं करेंगे वे कहलाते हैं आभिकारी शब्द। तो समझ में आ गया बच्चों? इस प्रकार के शब्द से, अब जैसे कोई पूछेगा लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, तो लंबोदर तीसरा अर्थ दे रहा है सर। तो जो तीसरा अर्थ देगा तो कौन? तो सर वो योग रूढ़ है। अब विद्यालय, तो विद्या जोड़ा ले, तो दो गो रूढ़ शब्द से बना हुआ है, तो ये तो यौगिक शब्द कहलाया सर, क्योंकि इसमें जोड़ने पर भी उतना ही अर्थ देता है। कमल सर, कमल कौन शब्द है? तो कमल, कमल तो बता दीजिएगा कि इसको तोड़ेंगे सर तो ये तो अर्थ देगा नहीं, तो कमल एक सार्थक शब्द है कि नहीं? तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार अपने परीक्षा की तैयारी लगातार और मेहनत पूर्वक से करते रहिए। आपकी धन्यवाद।